लास्ट क्लास में हमने रोलिंग पढ़ लिया था, मतलब रोटेशन जो चैप्टर है वो अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लिखो ग्रेविटेशन, ठीक है ना, वो हमें पढ़ना है, और ये स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन पढ़ना है। ओके, ग्रेविटेशन जो है उसका एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बाद में स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। सपोज ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन को मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो पेन क्या नीचे जा रही है, क्यों नीचे जा रही है? अर्थ जो है, अर्थ क्या इस पे फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, वो जो फोर्स होता है जो अर्थ लगा रही है, बस उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से लगता है वो फोर्स? मास की वजह से। जिस ऑब्जेक्ट का मास होता है ना, वो क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये सेपरेशन आप ले लीजिए, तो क्या होगा? ये दोनों का मास है ना, उसकी वजह से ये दोनों आपस में ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स को ही क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। किसकी वजह से लगता है? मास की वजह से, ठीक है। इसको अगर मैं F लिखूं तो इसमें भी F ही और लगेगा। क्यों लगेगा? तो रीजन दे सकते हो। अगर इस पे कुछ फोर्स लग रहा है तो इसमें भी F ही लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बनता है ये? न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो पेन और अर्थ का एग्जांपल है ना, पेन पे कहाँ पे फोर्स लग रहा है? नीचे। कौन लगा रहा है? और तो उल्टा भी लगता है, मतलब पेन किस पे लगाएगी? किस तरफ? अर्थ पे किस तरफ लगेगा? ऊपर पे। सेम फोर्स लगता है, इक्वल एंड एग्जैक्ट सेम फोर्स, ठीक है। तो इसका ना फॉर्मूला भी होता है, पता है किसी को फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला कैपिटल G m1 m2 ये फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 by r²। ये G अलग है, कैपिटल है, मैं उसके बारे में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टडी है पहले किसने की थी? न्यूटन ने की थी। इसलिए ये जो स्टडी है, ये जो लॉ है, इसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने पहले ये बनाया था। तो इस चैप्टर में ना अपना फोकस इस पे रहेगा, ये वाला पार्ट स्टडी करना, ठीक है। और आज के क्लास में, आज के लेक्चर में ये इक्वेशन पे हम फोकस करेंगे, फोर्स पे, ठीक है। तो इसमें लिखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मतलब ये लॉ हमें लिखना है, तो पहले तो क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखना बहुत आसान है, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, तो उसको तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है। तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? ये जो स्टडी किया उसके बेस पे, ठीक है, समझ के लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ, प्रॉब्लम समझ के लिखना है। लिखो द ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force between two particles, the gravitational force between two particles is directly proportional to the product, is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses। मतलब क्या m1 m2 आ गया, और क्या लिखोगे? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली proportional
क्या आ गया बोलो? Inversely proportional to the square of the separation between them. Inversely proportional to the square of the separation. Distance भी लिख सकते हो, एक ही वर्ड है. Square of the separation between them. ठीक है ना? ये क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है ना? ये ड्रॉ कर लिख लो एक क्वेश्चन. लिखिए. ये जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का एक कांस्टेंट है, उसका नाम है, लिखो साइड पे. कैपिटल जी लिखो इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. उसकी वैल्यू भी लिखो. G इक्वल टू 6.67 into 10⁻11. 6.67 into 10⁻11. देखो यूनिट का यहाँ से लिख सकते हैं. इस फॉर्मूला पे ध्यान दो. इसका क्या होता है? न्यूटन. ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसको नीचे लाना पड़ेगा, तब जी बचेगा ना. तो क्या आएगा? न्यूटन लिख लो बाजू में यूनिट. न्यूटन मीटर स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है ना? जी का वैल्यू आता है. ठीक है. अब इसमें एक पॉइंट एक बता देता हूँ. यूनिवर्सल वर्ड क्यों डालना, वो जरूरी है. हर जगह वो वर्ड नहीं डालना. इधर अगर मैं तुम्हें कहूँ स्पीड ऑफ लाइट, पता है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 मीटर पर सेकेंड. वो जो स्पीड होती है किसमें होती है? वैक्यूम में या एयर में? इधर ट्रैवल कर रही है. वैक्यूम में एयर में एक ही बात होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 3 to 10 स्पीड. पर सपोज वही लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही हो, वाटर में ट्रैवल कर रही हो, तो उसकी स्पीड है ना कम हो जाती है. सपोज ग्लास में ट्रैवल कर रही हो ना, तो उसकी स्पीड अराउंड कितनी हो जाती है? 2 into 10⁸ हो जाती है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. बोलो यस और नो. स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल सकते हैं. एयर में या वैक्यूम में अलग है, ग्लास में अलग है ना, हर जगह क्या चेंज हो रही है. तो उधर यूनिवर्सल वर्ड नहीं डाल सकते. इधर यूनिवर्सल डाला. इसका मतलब क्या है कि तुम स्पेस में लो, वाटर में लो, एयर में, कहीं पे भी लो, जी की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, 6.67 into 10⁻11. इसलिए वो वर्ड डालते हैं यूनिवर्सल. कहीं पे भी जाओ ये वैल्यू सेम है. ठीक है. तो वर्ड डालना होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है. ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला क्या देता है? वैल्यू. ठीक है. इसको ना वेक्टर फॉर्म में भी लिखना होता है, तो वो भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि स्कूल की एग्जाम में सब ना काम आता है. तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा, पर स्कूल में क्या थोड़ा लिखवाने का पार्ट पूछ सकते हैं. ठीक है. लिखने वाला पार्ट वो भी लिखवा देता हूँ. लिखो इसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म. Newton's law of gravitation in vector form. पहले डायग्राम को समझो, भी ड्रॉ मत करना, पहले समझने में ट्राई करो. समझ जाओ तो बेटर है, फिर रटना ना पड़े, इसलिए समझ के करो. वेक्टर है तो वैसा एक्सिस बना देते हैं.
मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मतलब क्या, इधर इनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या लिखेंगे r1, इसका दिया हुआ है r1, ओके। अब m1 पे फोर्स इस तरफ लगेगा, m2 पे फोर्स यहाँ पे लगे। अब इसमें लिखने का तरीका है, f और f नहीं लिखेंगे, वेक्टर है तो ढंग से लिखना पड़ेगा। इस फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा, किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे, कौन लगा रहा है 2, तो कैसे लिखेंगे F1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कैसे लिखेंगे F2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है, ठीक है ना, इस तरह का अट्रैक्ट होगा, ओके। अब इसमें सपोज मान दो ये तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकाले, तो उसकी पूरी प्रोसेस है, वो स्टडी करते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड तो पता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म हो तो मैग्नीट्यूड तो आता ही है, साथ में और क्या लिखना है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन भी देखो कैसे करते हैं। पहले मुझे काम करो, इधर ये r बताओ, r कौन सा होगा, r1 r2 कौन सा होगा, ये होगा, तो इसको ना ढंग से लिखना होता है। डायरेक्शन जो मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्शन बोल सकता हूँ, ये वेक्टर जैसा ये, इसकी नजर से देखो, m1 की नजर से, m2 इस तरफ है, तो ये जो एरो बना है बड़ा एरो, इसको पोजीशन वेक्टर ही कहते हैं। पर कैसे लिखते हैं, r किसकी पोजीशन में देख रहा हूँ 2 की, इसके नजरिए से देख रहा हूँ 1 के, तो कैसे लिखना होता है r21। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए वेक्टर थोड़ा बहुत याद हो तो इसमें वेक्टर का नॉलेज यूज होगा। डायरेक्शन के कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, क्या है कि जो r21 की डायरेक्शन होगी ना, वो इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी f12, मुझे निकालना, ठीक। तो ये r कौन सा होगा, ये वाला, तो r21 मॉड इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे लिखना होता है, लिखने का तरीका होता है। अब r21 यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो f12 इसके बराबर आएगा G m1 m2 r21 स्क्वायर, r कैप को क्या लिख सकते हैं, r21 वेक्टर अपॉन r21 का मैग्नीट्यूड, तो f12 इक्वल टू G m1 m2 बाई नीचे क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, और क्या लिखेंगे r21 वेक्टर। बस आगे थोड़ा सा सेट है, इससे ओवरऑल तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ये मिल जाएगा। इसमें देखो तो वेक्टर का ही नॉलेज यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। जो आगे मैंने बोला था कि वैकेशन के बाद मैं वापस स्टार्ट करवाऊंगा पूरा नॉलेज, तो इसमें वेक्टर का नॉलेज बहुत यूज हो रहा है। उसकी वजह से काफी स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, शक्ल से ही पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। अभी मैं हेल्प कर दूंगा, तो बाद में तुम्हें खुद भी आना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, उससे पहले स्टेटमेंट इसका लिखना पड़ेगा, वो लिख लेते हैं, बाद में ड्रॉ हो जाएगा। कंसीडर टू पार्टिकल्स m1 and m2 of mass, consider two particles of mass, consider two particles of masses m1 and m2, consider two particles of masses m1 and m2 varying position vectors r1 and r2 respectively, varying position vectors r1 and r2 respectively, r1 and r2 respectively, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो, और कुछ लिखना बता, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो।
चलिए अब हम फिर से ये जो स्टडी है वो कौन सा निकाला F12। F12 का मतलब क्या है, किस पे फोर्स लगा रहे हैं 1 पे, इसकी वजह से लगा है 2 पे। तो डायग्राम के नीचे जो स्टेटमेंट द फोर्स ऑन M1, the force on M1 due to mass M2 is given by due to mass M2 is given by particularly equation किया गया। अब देखो इसमें जी M1 M2 वो सब क्वेश्चन में दिया होगा और आपने क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये R1 R2 हमें क्या ये निकालना है, ठीक है। और इसमें भी है ना थोड़ा तुम्हें वेक्टर चेक करना हो, आंसर मुझे मत देना, मन में बस सोच के रखो। ये 3 वेक्टर है R1 R2 और ये R21, ये 3 वेक्टर है, मुझे मत बताना, बस मन में सोचो इसमें कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है। सोचो ये 3 वेक्टर है, इसमें कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर, दो को हम ऐड करें तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो वो सोचना है, ठीक है। ये इससे तुम्हें चेक करना है कि वेक्टर तुम्हें कितना आता है या कितना रिवाइज करने की जरूरत है। इसमें कौन सा आएगा, पहले तो तुम्हें दिमाग में क्या सोचना है, कौन सा लॉ लगेगा। हमने वेक्टर में पढ़ा था, कौन सा पॉलीगॉन लगा, ये दोनों की देखो, इसका हेड और इसका टेल एक जगह, इसका मतलब क्या, ये दोनों को हम ऐड करते हैं। इसमें देखो टेल कॉमन है, हेड कॉमन है, इसका मतलब क्या, ये रिजल्ट है, हमने पॉलीगॉन लॉ में पढ़ा। तो इधर इसके आगे लिखो फ्रॉम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, from polygon law of vector addition, R2 equal to R1 plus R21, R2 equal to R1 plus R21 वेक्टर में सबके ऊपर एरो आना चाहिए। R2 equal to R1 plus R21, हमें R21 चाहिए तो किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1। तो फाइनली फोर्स को हम लिख सकते हैं F12 किसके बराबर होगा, G M1 M2 अपॉन, और क्या इस पे बॉक्स बना दो, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला आ गया, इतना फॉर्मूला आ गया, और ये एक बार साइड पे ऐसे मार्क करके रखो, ठीक है ना, कि R21 इधर से निकलता है, R2 माइनस R1।
ठीक है, देखो इस फॉर्मूला से क्या है, F12 है। अब कोई पूछे F21 भी निकालो तो कैसे निकाल, मतलब ये निकालना कैसे निकाल, पूरा वापस सॉल्व नहीं करना, क्या करोगे, इसका क्या कर दो 9 तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्यों, न्यूटन थर्ड एक्शन रिएक्शन बनता है, तो बस वो एक स्टेटमेंट ऐड कर दो। देखो फोर्स ऑन M2 due to M1, force on M2 due to M1 can be obtained by applying Newton's third law of motion. Can be obtained by applying Newton's third law of motion. Can be obtained by applying Newton's third law of motion. तो क्या लिख सकते हो, F21 इक्वल टू माइनस F12, ठीक है, ये लिख लो, F21 इक्वल टू माइनस F12, ठीक है, डायरेक्ट ऑपोजिट कर दो, हो गया। ठीक है, ओके, इतना स्टडी किया है, इसके बेस पे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले देखो दो फॉर्मूला पढ़े, एक ये वेक्टर वाला और दूसरा पहले वो सिंपल जो फॉर्मूला था F इक्वल टू GM1 M2/2। सब कौन सा यूज करोगे पता होना चाहिए, हम ऐसे ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहले वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब वैल्यूज मैग्नीट्यूड दिया हो तब। दूसरा वाला कब यूज कर रहे हैं, वेक्टर मतलब क्या, I कैप J कैप K कैप वो फॉर्म में दिया हो तो दूसरा वाला यूज करें, ठीक है। तो अलग अलग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो a 1 kg particle and a 1000 kg particle, 1 kg particle and 1000 kg particle are separated by 10 meters. Are separated by 10 meters. Are separated by 10 meters. Find gravitational force between them. Find gravitational force between them and their acceleration ठीक है। देखो पहला प्रॉब्लम है, साथ में स्टडी करते हैं। देखो दो पार्टिकल है, ये 1 kg है, ये 1000 kg है, इसके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है, सेपरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अब इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है, ये इधर कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये F फाइंड करना है, ये मैंने इनको F पे डायरेक्ट लगा सकते हो, वैल्यू आ जाएगी, सब डेटा दिया हुआ है, ठीक है। जी की वैल्यू भी पता है 6.7, डाल दो, निकालो F कितना आ रहा है, ये ड्रॉ करो डायग्राम, उसके बाद कर लो कैलकुलेट।
मतलब वैल्यू दे रखी है, चलो क्या है आंसर 6.67 इंटू -10, यूनिट कितना है न्यूटन, 6.67 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, इतना क्या होगा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, ठीक है। और क्या पूछा है एक्सेलरेशन, देखो 1 kg में फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कुछ a1 ले लेते हैं और इसका a2 ले लेते हैं, एक्सेलरेशन का आंसर है क्या लगा सकते हैं, सेकंड लॉ लगा सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma, तो F = ma1, m1 a1 लिखूं तो a1 किसके बराबर आएगा F/m1, तो इससे a1 आ जाएगा, वैसे a2 निकाल दो, कर लो सॉल्व। हो गया क्या, कितना आ रहा है बोलो a1, बोलो 6.67 इंटू -10, यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 निकालना है, वो क्या होगा F/m2, तो कितना आएगा ये m2 का 6.67 इंटू -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये तो क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें ना इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, समझते हैं। ये पहले तो ये देखो फोर्स और एक्सेलरेशन वो सब ज्यादा या कम, फोर्स एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज आई क्या है काफी कम आई ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब ये फील कर पाएंगे जो जितना ये एक्सेलरेशन हो कुछ पता ही नहीं चलता है, ये तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ये सब जो फोर्सेस है बहुत कम क्यों आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ना बहुत वीक होता है, उसका असर तुम्हें फील करना हो तो मास है ना बहुत ज्यादा होना है। ये जो क्लास में हम बात करें, हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ठीक है, डेस्क से कितने सारे ऑब्जेक्ट है, सबका मास है, सबके बीच में आपस में कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पर क्या होगा इस ऑर्डर में लगेगा, इसलिए हम इसको क्या है आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फील नहीं कर सकते। इधर हम एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर पा रहे हैं, किसका कर पा रहे हैं, अर्थ का, तो वेग जो फील करते हैं अर्थ का क्यों फील कर पा रहे हैं, अर्थ का मास क्या होता है बहुत ज्यादा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इसलिए हम फील करते हैं, मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और एक बार देखो फोर्स चलो तो मान लो तो एक्सप्रेशन क्यों अलग है, मास अलग है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। इस लॉजिक पे मुझे ढंग से समझाना है, इस लॉजिक पे मुझे समझाओ, पेन को मैं रिलीज कर रहा हूँ, पेन ही क्यों नीचे जा रही है और क्यों ऊपर नहीं जा रही है, फोर्स दोनों पे लग रहा है, पेन का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ज्यादा, और उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा कम, नेग्लिजिबल, इसलिए हमें लगता है कि पेन ही नीचे, ठीक है ना। तो उसमें बस ऐसे स्टेटमेंट ऐड कर दे, हायर द मास lesser is the acceleration, higher the mass lesser is the acceleration, ठीक है, ये एक पार्ट ध्यान में रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, three identical spheres
three identical spheres are arranged such that three identical spheres are arranged such that they touch each other. The identical spheres are arranged such that they touch each other. ठीक है. Find gravitational force on any one sphere. Find gravitational force on any one sphere if each sphere has mass m and radius r. कैपिटल में लिखना. If each sphere has mass m and radius r. ठीक है, इतना दिया हुआ है. मुझे एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बताओ स्फीयर्स कैसे अरेंज करना. ड्रॉ करके. ये ड्रॉ. ऐसा होगा क्या डायग्राम. इसमें देखो ये स्फीयर इसको टच कर रहा है, इसको थोड़ी कर रहा है. सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो कैसा डायग्राम बनेगा. ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है. किसी एक स्फीयर पे फोकस फाइंड करना. ठीक है. इसमें ना एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना. हम जो फॉर्मूला लिखते हैं G(m1 m2 by r²) वो किसके लिए होता है. पार्टिकल्स के लिए होता है. ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है. पर अगर स्फीयर हो ना तो तुम मान सकते हो सिर्फ स्फीयर के केस में कि पूरा मास का पे सेंटर पे आ गया. वो तुम मान के चलते. कोई और ऑब्जेक्ट है हेमिस्फीयर सिलेंडर नहीं है, सिर्फ इसके लिए. ठीक है. तो दूसरी चार बना के ना वो एक स्टेटमेंट लिख दो. फॉर स्फीयर ओनली the mass can be assumed. For sphere only the mass can be assumed to be concentrated at its center. Mass can be assumed to be concentrated at its center. ठीक है. तो इसकी जगह डायग्राम कैसा बना सकते हो. यहाँ पे ऐसे पॉइंट है. ठीक है. ऐसे तीन पार्टिकल बना सकते हो. और एक का मास क्या दिया हुआ है m. इनके बीच का डिस्टेंस बता सकते हो क्या होगा. 2r होगा है ना. टच कर रहे हैं तो 2r जितना वो डिस्टेंस सेपरेशन हो जाएगा. ठीक है. ये 2r हो जाएगा. तो बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके. अब क्या करना है. किसी भी एक पे फोर्स निकाल. तो कोई भी सिलेक्ट करते हैं. चलो ऊपर वाला सिलेक्ट करते हैं. इसमें मुझे ना फोर्सेस ड्रॉ करके बताओ कि इस पे कहाँ पे फोर्स लगेंगे. जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक्स ड्रॉ किया था, वैसे मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके बताओ इस पार्टिकल पे. चलो ड्रॉ. गलत तो चलेगा, एक बार ड्रॉ करो अपने आप. उस पे कैसे फोर्स लगेगा.
चलिए ड्रॉ। देखो एरो पे ध्यान देना, जिनकी गलती है ना उनको खास, ठीक है। क्या ड्रॉ करना होता है, जो पार्टिकल फील करता है ना वो ड्रॉ करना है। तो क्या करो, बेस्ट तरीका विजुअलाइज, जिनका गलत है ना उनको खास बोल रहा हूँ, क्या करो इधर इसकी जगह आ जाओ, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल किस तरफ खींचेगा, उसकी तरफ खींचेगा, एट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये कहाँ पे फोर्स फील करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरफ। ये जो है वो इसको इधर खींचेगा, तो इससे एरो ऊपर आएगा, पर वो ड्रॉ नहीं करना है, हमें इसको ही ड्रॉ करना है। ये कहाँ पे इस तरफ फील कर, जो फील कर रहा है ना वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ऐसे ये क्या करेगा, तो इधर खींचेगा, तो ये जो है ऐसे दो फोर्स फील करेंगे। अब एक और इसमें आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दो फोर्स है, F1 F2 लिखूं या F लिखूं तो चलेगा, क्यों, मास सेम है और सिमेट्री, तो F1 F लिखो, चलो ठीक है, जैसे डाल सकते हैं, सब नोटेशन काम के आते हैं। अब नेट फोर्स कितना होगा, 2F हो जाएगा, बोलो नेट फोर्स क्या 2F हो जाएगा, फोर्स निकालना है ना नेट फोर्स, तो बोलो कैसे निकालते हैं, ये वही वेक्टर का नॉलेज हुआ, कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका कौन सा है, फॉर्मूला, a² + b² + 2ab cos थीटा, वो हमने पढ़ा, एक वो लगा सकते। दूसरा तरीका कौन सा है, कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। सबसे अच्छा तरीका, बेटर तरीका, जो अप्रोच तुम्हें यूज करना चाहिए कौन सा है, कंपोनेंट ड्रॉ, वो अप्रोच काम आएगा। और अभी ये मुझे पता है, जिस तरह से देख रहे हो मुझे, आधों को शायद ना सब जाए कि भाई कंपोनेंट हो सकती है, एक बार वापिस बता रहा हूँ मैं, जिनको याद होगा पहले इनको ढंग से देख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने आप करना है। इसलिए कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को तोड़ते हैं, तो पहले तो हमें एक्स और वाई एक्सिस बनाना होता है, तो एक्सिस बना देते हैं, कोई एक एंगल पता होना चाहिए, मुझे ये एंगल बता सकते हो कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा 60 होगा, 30, ये भी 30 होगा। अब इस फोर्स की मैं बात करूं, तो इसको मैं तोड़ रहा हूं, एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, एक जगह कॉस आएगा, दूसरी जगह साइन आएगा, इसके साथ एंगल बनता है, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, f cos 30, इधर क्या लिखेंगे, f sin 30। अब इसको तुमने तोड़ दिया तो अब इसको भूल जाओ, ये दो फोर्स है। सिमिलरली इसको तोड़ना है, एक कंपोनेंट यहाँ पे नीचे ही आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, नीचे कितना आएगा, f cos 30। तो देखो इसकी वजह से भी नीचे f cos 30 है, इसकी वजह से भी नीचे f cos 30 है, क्या हो जाएगा, 2f cos 30, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ये 2f cos 30 हो गया, इधर कितना आएगा, f sin 30, इसको भी भूल जाओ। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा, ये दो का क्या करें, इस तरफ f sin 30 लग रहा है, इस तरफ f sin 30 लग रहा है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दो भी कैंसिल हो गए, कौन बचा, तो बस वही अपना नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 2f cos 30। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे ही रहेगा, f इधर कैसे लिखा है, बस जी m1 m2 का आंसर, तो कोई भी दो के बीच में लगा जी m1 m2 क्या लिख सकते हैं, m2 लिख सकते हैं, नीचे क्या होगा, r क्या होगा, 2r होगा, इसका स्क्वायर पूरा स्क्वायर इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2। तो नेट फोर्स अपना कितना आ गया, ये √3 gm²/4 नेट फोर्स। ये इधर वेक्टर का नॉलेज यूज होगा।
लिख लिया ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले तो एरोस बनाओ, बाद में कंपोनेंट बनाना होता है, ठीक है। प्रॉपर्ली प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो अपने आप थोड़ा ट्राई करोगे, ठीक है। गाइड करूंगा तो सॉल्व अपने आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल placed at centroid G, find the force on the particle placed at centroid G, placed at centroid G, ठीक है, फुल स्टॉप। और यहाँ पे ना एक और इंफॉर्मेशन ये देखो, AG इक्वल टू BG equal to CG, AG equal to BG equal to CG equal to 1 मीटर, equal to 1 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ और क्वेश्चन लिख लेना साइड में, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब किस पे फोर्स फाइंड करना है, जी पे फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे प्रॉपर्ली एरोस बना के दिखा, ये क्या प्रॉपर्ली ओके। देखो कैसे ड्रॉ करने, जी पे बनाना है, पहले ऐसे ये लाइंस कनेक्ट कर देते हैं। बोलो, एक फोर्स यहाँ पे ऊपर लगेगा, है ना, ये इसको इस तरफ खींचेगा, बाद में एक नीचे लगेगा इस तरफ, और एक यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और अब इसमें देखो, ये एनसीईआरटी का बोर्ड का क्वेश्चन है ना, तो प्रॉपर का ढंग से लिखना पड़ेगा। तो लिखना होगा तो इसमें क्या है, नोटेशन के F1 F2 F3 वो सब डाल देते हैं। ये मान लो F1 है, ये F2 ले लेते हैं, ये F3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अप्रोच क्या हो गया, वो कंपोनेंट सब वो सब बना के ढंग से लिखना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, तो ये y एक्सिस बना देते हैं, इसको x एक्सिस, ठीक है ना, ये ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो F1 को तो डायरेक्टली लिख सकते हो। F1 जो है, बोलो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, बोलो, जी M1 M2 का आपको फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लगो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जी 2m² अपॉन ये डिस्टेंस कितना दिया होगा, 1²। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा ना, ऊपर की तरफ हमें कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लो, इसको x एक्सिस मान लो, तो क्या लिख सकता हूँ, j क्या है, तो F1 जो है वो ऐसे लिखेंगे, अपना F1 आ गया, ठीक है। अब F2 तुम्हें लिखना है, तो F2 देखो एंगल पे, तो क्या करते हैं उस केस में, एंगल पे हो तो क्या करना है, कंपोनेंट बनाओ। तो कोई एक एंगल बताओ ना, ये एंगल पता है कितना होता है, ये 60 होता है, ये 30 होता है, ये 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। इसके कंपोनेंट बनाए
तो ध्यान दो इसके कंपोनेंट, इसमें ड्रॉ नहीं करो चलेगा, डायरेक्ट लॉजिक से इतना तो कर सकते हो। इसका कंपोनेंट एक नीचे होगा और एक इस तरफ होगा। नीचे वाला कितना होगा? F2 और 6, ये वाला कितना होगा? तो अब देखो F2 को लिखना है तो देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। इस तरफ क्या है? F2 sin 60 डायरेक्शन के लिए बोलो, समझो इतना विजुअलाइज करना है, इतना दस होना भी चाहिए। एक कंपोनेंट इधर और एक नीचे, तो इसके लिए क्या डालूं? डायरेक्शन आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट नीचे था तो क्या लिखेंगे? F2 cos 60 डायरेक्शन बोलो माइनस जे कैप, नीचे है तो इधर माइनस जे कैप, ऐसे लिखते हैं। तो F2 मतलब क्या? इनके बीच का फॉर्मूला लगाना लगा, क्या आएगा बोलो जी, बोलो क्या आएगा? बोलो 2n स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। sin 60 कितना होता है? √3/2 आई कैप माइनस F2 इधर वही रहेगा जी 2n स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। cos 60 कितना होता है? 1/2 ठीक है। ये हमने लिखा F2। अब वैसे ही क्या लिखना है? F3 वो अपने आप लिखो, और नेट फोर्स पूछे तो क्या करोगे? सबको ऐड करो, पूरा सॉल्व करो। F3 जो है, F3 कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसके भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, तो चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस F3 sin 60 आई कैप माइनस F3 cos 60 जे कैप, ठीक है, ये आएगा। तो F3 कितना हो जाएगा? माइनस F3 मतलब उसके बीच का फॉर्मूला डालना है, g2n स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर √3/2 आई कैप माइनस g2n स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। नेट फोर्स चाहिए, सबको ऐड कर दो, आई को आई के साथ देखो, जे के साथ सबको ऐड करना है, देख लो क्या है। कैंसिल हो रही है सब।
ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्टडी करना। देखो ध्यान दो यहाँ पे ना, ये तो क्या था एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, स्कूल में अगर पूछे तो तुम्हें क्या प्रॉपरली ऐसे लिख के करना ही पड़ेगा। अगर सपोज ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में है तो फिर कैसे सॉल्व करना है वो भी समझो इसको। ठीक है, कि जो एक्चुअल में प्रिपेयर करते हैं कंपटीशन का, उनका लेवल क्या होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो इसको। ठीक है, तो इधर डायग्राम पे पहले फोकस करो। मुझे बताओ इधर ये तो पूरा लिखा हमने, F1 F2 F3 लिखो या F लिखो तो चलेगा। क्यों F लिख सकते हैं, मास डिस्टेंस सब सेम है, बेटर वर्ड यूज करो सिमेट्री, सबसे में क्या होगा F लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरफ F है, इसका एक कंपोनेंट बनाते हैं, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना होगा, F cos 60, इस तरफ क्या होगा F sin 60, इसका कंपोनेंट नीचे कितना होगा F cos 60 F sin 60। इतना विजुअलाइज करो, इधर F sin 60 था, इधर F sin 60 था, क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे कितना होगा 2F cos 60, इसका भी F cos 60, इसका भी F cos 60, सब मन में करना है, पेन यूज नहीं करनी है। नीचे कितना होगा 2F cos 60, cos 60 कितना होगा 1/2, 2F cos 60 कितना होगा cos 60 1/2 है, 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा F, मतलब ओवरऑल नीचे F बचा, एक ऊपर ही F बचा, वो भी क्या हो गया कैंसिल, नेट फोर्स क्या आ गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आ गया 0। ठीक है, ये एक तरीका। अब जिसका वेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये सब भी नहीं करेगा, ये डायग्राम देखा F F F डायरेक्टली आंसर। क्यों, वेक्टर का एक और नॉलेज है यूज होता है, अगर सब वेक्टर सेम ही एंगल बना रहे हो, ये कितना है 120 है, ये भी 120, ये भी 120, सेम एंगल बनाते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जो वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो उसको ये भी नहीं करना है कॉस साइन वो सब, डायग्राम देखा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट। तो ये है पावर वेक्टर्स का, कि वेक्टर्स को प्रॉपर्ली आना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो the distance between center of earth and center of moon, the distance between center of earth and center of moon is V, is D। ठीक है, mass of earth is 81 times, mass of earth is 81 times that of moon, mass of earth is 81 times that of moon। ठीक है, find the distance from center of earth, find the distance from center of earth where a particle does not experience gravitational force, where a particle does not experience gravitational force, the particle does not experience gravitational force। ठीक है, कितना दिया हुआ, ऑप्शन भी लिखो, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए। पहला ऑप्शन लिखो 0.9D, 0.9D, दूसरा लिखो 0.25D, 0.25D, तीसरा लिखो 0.5D, 0.5
5D और लास्ट 0.7D, 0.7D। ओके, तो देखो इसमें मून और अर्थ है, उसके इसका डिस्टेंस, मास वो सब दिया है। पूरा मून और अर्थ सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट ही ले सकते हो, कोई सेंटर के बारे में दिया हुआ। तो ये मान लेते हैं अर्थ है और ये मून है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। मुझे डेटा बताओ, इधर डेटा क्या क्या ऐड करना है बोलो। ठीक है, पूरा डी दिया हुआ है, और बोलो और डेटा क्या लिख सकता हूँ। मास क्या लिखूँ, M1 M2 एक 81 टाइम है, किसको M लूँ, किसको 81 M लूँ। उनको अगर M लूँ और इसको क्या लिख सकते हैं 81 M है ना, 81 टाइम हेवियर। और क्या पूछा है इसको लिखो, प्रॉपर डायग्राम में इसको राइट करना है, बोलो क्या है। अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो एक पार्टिकल, इसका मास कुछ mz से लेते हैं, तो इधर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अब देखो इस पार्टिकल पे अर्थ भी फोर्स लगाएगा, मून भी फोर्स लगाएगा, तो वो ड्रॉ करके बताओ मुझे। F1 F2 लिखना, एक अर्थ भी फोर्स लगाएगा, मून भी फोर्स लगाएगा, ड्रॉ करो फोर्स। चलिए ड्रॉ। अर्थ किस तरफ लगाएगा, इस पार्टिकल पे ड्रॉ करना। अर्थ किस तरफ लगाएगा, लेफ्ट या राइट, इस तरफ लगाएगा ना, इस तरफ पुल करेगा उसकी तरफ, तो F1 लिख लेते हैं। मून के उस तरफ पुल करेगा उसकी तरफ, ये F2 लिख लिया। और क्या पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब ये डिस्टेंस निकाले, इसको कुछ एक्स ले लेते हैं, ये डिस्टेंस। अब क्या करें, बोलो इक्वेशन में क्या लिखो, नेट फोर्स क्या करना है, 0 करना है, तो क्या लिख सकते अपने डायग्राम के हिसाब से, क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स 0 करना है, इसका मतलब F1 F2 के बारे में क्या बोल सकते हो, F1 F2 0 होने चाहिए, F1 F2 क्या होने चाहिए, सेम, तभी नेट 0 होगा ना। तो लगाओ इक्वेशन करो, तो ये क्लू है, ऐसे क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं पहले, कर दो।
F1 मतलब अर्थ और पार्टिकल के बीच का फोर्स। बोलो क्या लिखेंगे इक्वेशन? G 81m m डैश अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू x2 मतलब ये दोनों के बीच का इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? G माइनस है क्या आएगा? G m डैश अपॉन G माइनस एक्स। तब देखो इधर से G कैंसिल m डैश कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिख सकते हो? 81 G माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये सब आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है, इसको एक्सपांड करके सॉल्व मत करो। ध्यान से इसमें देखो ये परफेक्ट स्क्वायर दैट अंडर रूट ले सकते हो, तो इसका रूट ले ले तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? 9 D माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। इसे कर दो तो -9x इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा? 0.9। ठीक है ना? पूरा तो एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन लिखो। देखो और 2 kg particle and a 6 kg particle, 2 kg particle and a 6 kg particle are located at 3,1,0 are located at 3,1,0 and 1, -1, 1, -1, 1 respectively. Find the force on 6 kg particle. Find the force on 6 kg particle. ठीक है, अब देखो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो डेटा ढंग से लिखते हैं। देखो ये फॉर्म है ना, इसमें ध्यान देना है। ऐसा फॉर्म है, इसका मतलब क्या? वेक्टर फॉर्म है। तो पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा कैसे लिखोगे? देखो m1 इक्वल टू 2 kg ले लेते हैं। m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 6 kg। r1 मुझे बताओ कैसे लिखोगे? लिखो क्या आएगा? r1 लिखो वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस j कैप और k में तो कुछ है नहीं, तो r1 क्या आएगा? 3i कैप प्लस j कैप। क्लियर? r2 बोलो i कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये अपना R2 होगा। ठीक है, अब फोर्स हमें निकालना है, किस पे फोर्स निकालना है? 6 kg पे निकालना है, मतलब M2 पे निकालना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है तरीका इधर बहुत मैटर करता है। ठीक है, 6 kg अपना M2 है, M1 है। M2, तो आगे लिखो फोर्स ऑन 6 kg पार्टिकल, force on 6 kg particle will be force on 6 kg particle will be। अब मुझे बताओ, हमने जो नोटेशन यूज किया उस हिसाब से F12 लिखूं, F21 लिखूं, क्या लिखूं? किस पे फोर्स निकालना है? M2 पे, M1 पे? M2 पे ना, तो क्या आएगा नोटेशन? F21 आएगा, F21। ठीक है, F21 आएगा। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखे? हमने किस में लिखा था? देखो, हमने जो वेक्टर फॉर्म में लिखा था, हमने क्या लिखा था? F21 लिखा है, 12 लिखा था, F12। ओके, F12 जैसे लिखा था ऐसे F21 लिखना है। तो बोलो क्या आएगा इधर? G M1 M2 तो वही रहेगा। R क्या लिखेगा? F12 में जिस लॉजिक से लगा इधर वैसे ये लिखो, R12 होगा क्या? उधर F12 लिखा था, तो R क्या था? 1, तो इसमें क्या लिखा? 12। तो क्या आएगा? R12 मॉड, इसका क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा? R12 वेक्टर। देखो ये देखिए, अब देखो इसमें स्टडी करते हैं, इसमें ना जी को जी रखेंगे, वैल्यू नहीं डालना, इसको जी रखते हैं। M1 M2 दे रखा है, मुझे R12 निकालना है। R12 कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2 करो, निकालो R12। क्या है R12? 2i के साथ में प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप, ये R12 आया। तो देखो, अब ये भी पता चल गया, अब ये निकालना है मॉड, उसका क्या था? R12 मॉड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? वेक्टर का ही तो यूज हो रहा है, कुछ नहीं। मॉड कैसे निकालते हैं? ये दिया होता है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो कितना है, कितना है? 3। अब ये सब यहाँ पे डाल दो अपनी इक्वेशन में, हो गया सॉल्व। हुआ क्या सॉल्व? वो तो ये रहेगा, वेक्टर है ना, आई कैप नेगेटिव में रहेगा।
वैल्यूज डाल दो इधर, F21 जाएगा G M1 M2 कितना है 2/6 अपॉन R12 का क्यूब है, मतलब 3 का क्यूब डालना है, और R12 वेक्टर है उसको वैसे ही रखो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो ये कितना हो जाएगा F21, ये करोगे कितना होगा 4g/9, यहाँ पे क्या आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। बस ऐसे सॉल्व करना है, ये वेक्टर फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स की हमने इसमें ऑब्जर्व किया हो तो मेजोरिटी फॉर्मूला तो एक ही यूज हुआ GM1 × F से, बाकी मेन नॉलेज कितना वेक्टर का यूज हुआ, तो इसलिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।